नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और दोनों चरण के मतदान में मतदाताओं ने उदासीनता दिखाई है। हालांकि पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में मतदान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी 2019 की तुलना में मतदान कम ही हुआ है। इसकी वजह से तमाम राजनीतिक दलों के माथे पर बल पड़ गया है और किसी को समझ में नहीं आ रहा दरअसल चुनाव में हो क्या रहा। और इन सब के बीच में जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो जगह है महाराष्ट्र, जहां पहले दौर में जब पोलिंग हुई थी तो 5 सीटों के लिए वोट पड़े थे, दूसरे दौर में 8 सीटों के लिए वोट पड़े हैं और तीसरे दौर में 11 सीटों के लिए वोट पड़ने वाले। और जो तीसरा दौर है ये 7 मई को यहां वोट पड़ेगा। महाराष्ट्र की जो 11 सीटें हैं जो तीसरे दौर में, उसमें रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हतकांगले, ये वो सीटें हैं जहां वोट पड़ने वाले हैं। लेकिन हम बातचीत करेंगे इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से जो मुंबई में बेस्ड है, वो है संदीप सोनवालकर। संदीप, ये 2 चरणों की जो पोलिंग हुई है इससे कुछ अंदाजा लग रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र के अंदर किस जगह कैसी हवा बह रही, क्या स्थिति है अभी? देखिए, 2 अंदाजे तो लग रहे हैं। पहला तो ये कि मतदाता बहुत उदासीन है और जो महाराष्ट्र में जिस तरह की खिचड़ी बनी, मतलब 6 दल एक साथ जो हो गए, कौन किसके साथ चला गया, नेता किसके साथ चला गया, क्योंकि नेता तो गए पर वर्कर नहीं गए, ये बात तो सच है। वर्कर बहुत कंफ्यूज्ड है, तो उसका असर मतदान पर दिखाई दे रहा है। एक दूसरा, कोई राष्ट्रीय मुद्दा ना होना, कोई बहुत बड़ा एक तरीके से इमोशनल मुद्दा ना होना, एक बहुत बड़ी बात है जिसके कारण मतदान पर असर पड़ा। ये 2 बातें तो साफ है। लेकिन अब मतदान नहीं हुआ तो नुकसान किसको हुआ? तो चिंताएं जो हैं सत्तारूढ़ दल के चेहरे पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब ये कई भागों में बटेंगे वोट, खासतौर पे जो ये जो दूसरा चरण हुआ इसमें कई जगहों पर चौरंगी लड़त थी तो कहीं तिरंगी लड़त थी, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा वोट बटे। जैसे अमरावती में बहुत तीखी लड़ाई थी नवनीत राणा के खिलाफ, लेकिन वहाँ पर अम्बेडकर का आनंदराज अम्बेडकर भी उम्मीदवार थे वंचित अघाड़ी के, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी उम्मीदवार था, शिवसेना का एक जो एनसीपी का एक धड़ा उसकी तरफ से बागी उम्मीदवार। तो कई लड़त, बच्चू कडू जो प्रहार उनकी अपनी संस्था, उनके एमएलए हैं, वो खुद लड़ रहे थे, दिनेश भूप। तो कुल मिला के ऐसा लगा कि बहुत सारी लड़ाई है, इसलिए बंटवारा वोटों का बहुत होगा। ऐसे में हो सकता है कि कई बार कमजोर कैंडिडेट भी, जो फिसड्डी है, जो मान सकते हैं, वो भी आगे निकल सकता है। जरूरी नहीं कि जो बड़ा कैंडिडेट है उसी को फायदा हो। तो चिंताएं आ गई हैं। ऐसी ही चिंता बाजू में अकोला में आई, जहां खुद प्रकाश अंबेडकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रकाश अंबेडकर जी मैदान में है तो बाकी 2 जो उम्मीदवार हैं उनको भी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि वंचित ने पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। यदि प्रकाश अंबेडकर 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर फायदा बीजेपी को होगा। अब उनको कितना वोट मिलता है इसके ऊपर डिपेंड है। इसी तरह जो चिखली का जो नांदेड़ की सीट है, जहाँ अशोक राव ने शिफ्ट किया अपने आप को, प्रताप चिखलीकर वहाँ लड़ रहे थे, तो वहाँ का कैंडिडेट वैसे तो लड़ाई में कम था, क्योंकि अशोक चौहान के जाने के बाद ये माना जा रहा था कि वन साइडेड लड़ाई होगी, लेकिन फिर भी वहां पर जो है बड़ी जबरदस्त टक्कर हुई और ये कहा जा रहा है कि मतदान किसी तरफ भी जा सकता है। इसी तरह की बात हम हिंगोली की करें, हिंगोली में शिवसेना ने ये सीट ले ली, यानी एकनाथ शिंदे ने ये सीट ले ली और पुराने ही जो सांसद है उनको दे दी, जिनके खिलाफ बड़ा ही रोष था लोगों में। उनकी सीट बदलने को लेकर बीजेपी लगातार जोर डालती रही, लेकिन नहीं बदली, तो उसका भी एक बड़ा असर वहां दिखाई दे रहा है। परभणी में जो उम्मीदवार आए हैं महादेव जानकर साहब, वो दरअसल माढ़ा सीट मांग रहे थे, जहां उनकी ओबीसी बहुत अच्छी संख्या है, धनगरों की, वो धनगरों के नेता है, लेकिन उनको वहां से ना देकर परभणी में दे दी गई। अब जो भावना गवली है, जो यवतमाल वाशिम से, उनकी टिकट काट दी गई और उनकी जगह पे नई नेता को टिकट दी, राजश्री पाटिल को। तो बहुत सारे समीकरण उलझे हुए हैं पूरे चुनाव में। अभी कोई दावे से नहीं कह सकता कि किसको कितनी सीट मिलेंगी। साफ तौर पर 8 सीट पर हम ये कहें तो कांटे की टक्कर है। एक भी सीट इतनी आसान नहीं है जो बड़े मार्जिन से जीती जाएगी। मार्जिन निश्चित तौर पर बहुत कम होगा। और जो पिछली बार मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक डीएम के फैक्टर, दलित, मुस्लिम और कुनबी फैक्टर दिखाई दे रहा था, उसी का विस्तार हुआ। इस बार उसमें एक और एम जुड़ा, दलित, मुस्लिम, मराठा और कुनबी, ये भी एक विस्तार हुआ। और ये पूरा बेल्ट खेती किसानी का है, सोयाबीन की खेती है, बड़ी संख्या में गन्ने की खेती है, तो इस इलाके में किसानों की अपनी समस्याएं हैं, वो भी एक असर दिखाई दिया। और इसी का असर आपको अगले चरण में भी दिखाई देगा, क्योंकि अगले चरण में भी इसके बिल्कुल आसपास की, यानी मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की सीटें, कोंकण की सिर्फ एक सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, उसके अलावा बाकी सब जो है, रायगढ़ भी हम सिंधुदुर्ग कोंकण में मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सीटें पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, जहां पर मराठा आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है। लोग बोल नहीं रहे हैं,
मराठा चुप है, लेकिन वहां पर मराठों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो ये जो मराठा आंदोलन है, इसका असर किसके ऊपर पड़े? क्योंकि पूरा का पूरा आंदोलन तो बीजेपी सरकार के खिलाफ था और कई बार अनशन करने की कोशिश की और कई बार अनशन हुए भी। एकनाथ शिंदे उन्होंने समझाने की भी कोशिश की। तो किसको नुकसान होगा, किसको असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे यदि नाराजगी हुई तो सत्ता के खिलाफ ही होगी। जो सत्ता में नहीं है उसके खिलाफ नाराजगी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और नाराजगी दिख भी रही है। मतलब कल जो जरांगे पाटिल, हालांकि वो राजनीतिक बयान देने से बच रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया कि उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने हमारे सगे सोयरे, मतलब यानी कि जो पहले परिभाषा लगाई गई थी कि जो सेवर कुनबी है वो नहीं, बल्कि उनके रिश्तेदार भी जो है उनको भी कुनबी में काउंट किया जाए। इसको लेकर जिन्होंने अड़चन पहुंचाई उनके खिलाफ जो है एक तरीके से आंदोलन करना चाहिए और उनके खिलाफ सबक सिखाना चाहिए। यह आरोप लगता रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर एक वकील है जो बेसिकली बीजेपी के बड़े समर्थक रहे और वो मराठा आरक्षण में हर बार कोर्ट चले जाते हैं रोक लगवाने के लिए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मामला बनता है। लेकिन अभी भी मराठा चुप हैं। शायद ये वजह है कि सत्ता में उनकी बड़ी हिस्सेदारी रही है, उनके पास अभी भी बड़े संस्थान हैं, तो वो संस्थान सत्ता सब एक साथ घालमेल है। पर एक बात जरूर है कि मराठों ने इतना तो तय किया है, जो दिख रहा है कि वो उसी को वोट देंगे जो उनके आरक्षण के समर्थन में खड़ा रहेगा। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या वो बीजेपी गठबंधन के समर्थन में खड़े होंगे या कांग्रेस शिवसेना गठबंधन के समर्थन में? देखिए, गठबंधन ने उनको आरक्षण देने की कोशिश तो की, दे नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश की। एक अधिवेशन बुलाया, खास बिल पास कराया जिसको अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी देने की कोशिश तो की। पर जरांगे पाटिल का कहना है कि वो दिया तो आधे अधूरे दिया, पूरा नहीं दिया। सगे सोयरे शब्द की जो बात हुई थी उसको नहीं माना गया, जो हमसे वादे किए गए वो नहीं किया गया। फिर एक लाठीचार्ज हुआ था जालना में जिसका बहुत बड़ा असर मराठवाड़ा में दिख रहा है। तो बहुत मतलब एक तरीके से फ्रिक्शन, मतलब बटा हुआ मतदाता मराठा है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ माइनॉरिटी सीधे सीधे दिख रहा है कि विरोध में जाते हैं। इसके अलावा जो दलित वर्ग है वो भी बटा हुआ है। वंचित को यदि ज्यादा वोट नहीं मिले, हालांकि वंचित ने बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए, उनमें से कई ने अपने मन से ही सीट वापस ले ली, कई तो मतलब फॉर्म बनने गए और रिजेक्ट करवा के आ गए। तो तरह तरह की चीजें हुई। बारामती तक का कैंडिडेट जो है वंचित का हट गया, कुछ जगह और वंचित ने सपोर्ट कर दिया एक तरीके से कांग्रेस को। तो बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति है। तो वंचित का वोटर यदि ज्यादा नहीं निकला तो फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो आज की तारीख में क्या कहा जाए? जो बीजेपी गठबंधन के साथ है एकनाथ शिंदे और एनसीपी, इनका परफॉर्मेंस कैसा आपको दिखाई पड़ रहा है? और जो कांग्रेस के साथ है शिवसेना और एनसीपी, उनका परफॉर्मेंस कैसा दिखाई पड़ रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोनों गठबंधनों में किसका वोट ट्रांसफर होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यदि आप गठबंधन भले कर ले और ट्रांसफर ना हुआ वोट तो परिणाम कुछ भी हो सकते, चाहे बिहार की बात कर ले चाहे कहीं की बात कर ले, वोटर ट्रांसफर हो रहा कि नहीं हो रहा ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी की स्थिति में शिवसेना और एनसीपी इन दोनों को बीजेपी का कोर वोटर बहुत अच्छे से नहीं देख रहा है। उसको नहीं लग रहा है कि इस तरह का गठबंधन करना चाहिए। कई लोग नाराज है, उनका कहना है कि हमको जो हम निष्ठावंत हैं, जो हम लगातार करते रहे, हमको नहीं मिला। तो ये सब सवाल अभी जमीन पर हैं, लेकिन वोट कितना होगा। और एक बात तो सच है, लेकिन मतलब एक बात जो शायद सब कैंडिडेट को लग रही है कि मोदी का चेहरा है, तो आखिरकार लोग केंद्र में मोदी को चुनना चाहेंगे तो वोट किसे देंगे, ये एक सवाल तो जमीन पर दिखाई देता है। और ये सवाल लार्जली दिखाई देता है कि लोग भी कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। लेकिन जब जाति का सवाल आएगा, जब लोकल स्थितियों का सवाल आ जाएगा, जब तो वो कितना काम करेगा अभी दिखना बाकी है। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का चुनाव जो दिलचस्प हो गया है, एक तरफा नहीं है किसी तरह से, हर सीट पर टक्कर है और हर सीट पर कोई ना कोई किसी को परेशानी में डाल रहा है। आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव के पहले दौर और दूसरे दौर के बीच में बहुत तेजी के साथ मुसलमानों के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। अमित शाह ने भी कहा कि शरिया कानून लागू करना चाहती कांग्रेस पार्टी, उसे उनके मैनिफेस्टो से। इसका कुछ असर दिखाई पड़ा दूसरे दौर के पोलिंग में? एक दो शहरी इलाकों को छोड़ दें तो आमतौर पर मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि महाराष्ट्र में, खासतौर पर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में मुस्लिमों के प्रति उस तरह की यूं कहे कि हेट्रेट या दुराभाव बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मराठा ही मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं बड़ी संख्या में एक जमाने में। तो उसका एक कहीं ना कहीं असर वहां दिखाया जाए। दूसरा, मेल जोल, खान पान, संस्कृति लगभग एक सी है मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में। और सब किसानी है बेसिकली ज्यादातर। तो जिस तरह से बोलते हैं ना कि सब किसान है, सबको एक दूसरे से काम पड़ता वाली स्थिति है, तो बहुत ज्यादा वैमनस्य की स्थिति दिखाई देती थी। औरंगाबाद में जब जरूर वोट होगा तब चूंकि इम्तियाज जलील एआईएम के खड़े हुए हैं, तो उस समय शायद कुछ वहां पर असर दिखाई दे। लेकिन आमतौर पर वो उस तरह की वाली बात नहीं दिखाई, बल्कि धर्म के बजाय मैं ये कह सकता हूँ कि जाति पर वोट हुआ है। और वो जाति का वोट निश्चित तौर पर थोड़ा चिंता का सबब बीजेपी गठबंधन के लिए बन सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, बहुत कायदे से इतनी अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच।